दरअसल ये कहानी है एक ईमानदार किसान माधव की। वो अपने खेतों में मन लगाकर काम करता था और अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक साधारण जीवन जीता था। उसके पास ज्यादा संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन उसके पास जो भी था वो उसमें खुश रहता था। माधव को अपने परिवार से बहुत प्यार था, इसलिए वो उनकी हर जरूरत पूरी करने के लिए दिन रात खेतों में काम करता रहता था। भाग्यवान, जरा सुनती हो? मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लग रही है। जल्दी से खाना खाकर मुझे खेत पर जाना है और वहाँ से जमींदार जी के घर भी जाना है। क्या हुआ? क्यों भाग्यवान कहकर चिल्ला रहे हो? ला रही हो, थोड़ी तसल्ली करो। जमींदार जी ने मुझे उनके घर पर किसी काम के लिए बुलाया है, इसलिए मुझे खेतों का काम खत्म करके वहाँ जाना है। फिर राधा माधव को खाना परोसती है और माधव खाना खाकर जाने ही वाला था, लेकिन तभी राधा बोलती है, आप जाओगे, लेकिन समय रहते लौट आना। मैं नहीं चाहती आप रात को बाहर रहो। आजकल समय खराब है, रात में रहने का जमाना नहीं रहा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, तुम मेरी चिंता मत करो। इतना कहकर माधव फावड़ा लेकर खेतों की ओर निकल पड़ता है। दिन भर खेतों में काम करने के बाद शाम होने पर माधव जमींदार से मिलने के लिए उनके घर चला जाता है। अरे माधव भाई, कैसे हो? परिवार में सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ सेठ जी, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। माधव, आजकल खेतों में काम कैसा चल रहा है? इस बार पिछली साल से ज्यादा खेती करना है, इसलिए खेतों में 4-5 घंटे ज्यादा काम करना पड़ेगा। मैं इस बार अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेजना चाहता हूँ। अगर समय ने साथ नहीं दिया तो तुम क्या करोगे? सेठ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा, आगे भगवान की इच्छा है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है। भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। अरे माधव भाई, बात करते करते मैं तो भूल ही गया कि मैंने तुम्हें किस काम के लिए बुलाया था। माधव, कल सुबह तुम्हें 50 बोरियां गेहूं की लेकर सीतापुर गांव जाना है और सीतापुर गांव में मेरे मित्र मुकेश के यहाँ पहुंचना है। मैं किसी काम के लिए गांव जा रहा हूं और ये काम करने के लिए मुझे कोई आदमी मिल नहीं रहा है, इसीलिए मैंने ये काम तुम्हें सौंपा है। बस इतनी सी बात, मैं आपका काम कर दूंगा सेठ जी। माधव, इस काम को करने के बदले मैं तुम्हें अपनी 20 बीघा जमीन खेती करने के लिए दूंगा। तुम जितनी भी फसल करोगे उस फसल का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा। 20 बीघा जमीन? क्या आप सच कह रहे हैं सेठ जी? हाँ माधव, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तुम उस जमीन पर खेती करना और अपने बच्चों को अच्छे गुरुकुल में शिक्षा दिलवाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अब मैं मेरी जमीन और आपकी जमीन दोनों में ही पूरी ताकत से काम करूंगा। ऐसा कहकर माधव अपने घर की ओर निकल गया। अरे किधर गई भाग्यवान? सुनती हो? जल्दी से यहाँ आओ। अरे आपको आने में इतना लेट कैसे हो गया? आप तो बोले रहे थे कि रात होने से पहले लौट आएंगे, और क्या बात है, आप इतना खुश क्यों नजर आ रहे हो? तो सुनो भाग्यवान, कल सवेरे मुझे सेठ जी के काम से सीतापुर गांव जाना है। वहाँ सेठ जी के मित्र मुकेश के यहाँ 50 बोरी गेहूं की पहुँचनी है और इस काम के बदले सेठ जी मुझे उनकी 20 बीघा जमीन खेती करने के लिए दे रहे हैं और उन्होंने कहा है कि उस जमीन पर जितनी भी फसल उगेगी उस फसल का आधा हिस्सा उनके होगा और आधा हिस्सा वो मुझे देंगे। भाग्यवान, ये सब भगवान की ही कृपा है। क्या सच में सेठ जी ने ऐसा कहा? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अब हम उस जमीन पर और ज्यादा परिश्रम करके फसल उगाएंगे और अपने बेटे को अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलवाएंगे। हाँ भाग्यवान, इसीलिए तो मैंने हाँ कहा है। ये सुनकर वो मन ही मन में खुश होकर झूमने लगी। फिर अगले दिन सुबह होने पर भाग्यवान, मैं जा रहा हूँ सेठ जी के यहाँ से गेहूं की बोरियां लेकर सीतापुर गांव के लिए। ठीक है, ध्यान से जाना और समय रहते घर लौट आना। ठीक है, मैं शाम होने तक वापस आ जाऊंगा। पिताजी, आप जब शाम को आओ तो मेरे लिए समोसे ले आना। ठीक है मोन्टू बेटा, मैं ले आऊंगा। ये कहकर माधव घर से चला गया और जमींदार के घर से ठेली लेकर सीतापुर गांव की ओर निकल गया।
माधव चलते चलते आखिरकार सीतापुर गांव पहुंच ही गया। राम राम माधव भाई कैसे हो? और सभी रामपुर गांव वासी कैसे हैं? राम राम मुकेश भाई, मैं ठीक हूँ। और आप कैसे हो? और भगवान की कृपा से सभी रामपुर गांव वासी भी ठीक ठाक है। माधव भाई मैं ठीक हूँ। और सीतापुर गांव कैसे आना हुआ? मुकेश भाई, जमींदार जी ने आपके लिए 50 बोरी गेहूं की भिजवाई है, इसलिए मैं रामपुर से सीतापुर आया हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, मैं ही उनसे 50 बोरियां गेहूं मंगवाई थी। ठीक है मुकेश भाई, अब मैं चलता हूँ, मुझे रात होने से पहले घर पहुँचना जरूरी है। अरे माधव भाई इतनी दूर से आए हो, थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम कर लो फिर चले जाना। अरे नहीं मुकेश भाई, इतनी दूर जाना है, मैं धीरे धीरे चलता हूँ, और जहाँ कहीं भी मुझे थकान महसूस होगी तो मैं आराम करने के लिए बैठ जाऊंगा। ये कहकर माधव अपने गांव श्यामपुर की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद माधव सोचता है, क्यों ना मैं थोड़ी देर किसी पेड़ की छाया में बैठकर आराम कर लूं, बहुत थक गया हूँ। ये सोचकर माधव एक पेड़ की छाया में बैठ जाता है। तभी थोड़ी देर में रवि नाम का एक आदमी वहाँ पर आ जाता है। अरे माधव भाई कहाँ से आ रहे हो? आप बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। रवि भाई, मैं जमींदार जी के काम से सीतापुर गांव गया था, मैं भाई से आ रहा हूँ, थोड़ी थकान महसूस हुई तो यहाँ बैठकर आराम करने लगा। वैसे रवि भाई, आप कहाँ जा रहे हो? अरे मैं भी गांव की तरफ जा रहा हूँ, चलो दोनों साथ में चलते हैं। फिर वो दोनों अपने घर की ओर जाते हैं। माधव रवि साथ में गांव की ओर आ रहे थे, परंतु तभी रास्ते में समोसे की दुकान दिखाई देती है। मेरे बेटे ने समोसे लेकर आने को कहा था, अगर समोसे लेकर नहीं गया तो मेरा बेटा मुझ पर गुस्सा करेगा। अरे भाई क्या जमाना आ गया है, पहले हम सब लोग अपने पिताजी से डरते थे और आज ऐसा दिन आ गया है कि हम सबको अपने बच्चों से डरना पड़ता है। हाँ भाई, अब क्या ही कर सकते हैं, मुझे तो अपनी पत्नी और अपने बच्चे से डर लगता है। मेरी पत्नी कब किस बात पर मुझ पर बरस पड़ेगी ये तो मुझे भी पता नहीं होता, और मेरा बच्चा कब मुझसे गुस्सा हो जाए ये भी मुझे नहीं पता होता। फिर भी हमारी जिंदगी बहुत खुशियों से बीत रही है। रवि भाई तुम यहीं रुको, मैं अभी समोसे लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो समोसे की दुकान पर जाता है। अरे भाई, समोसे कैसे दे रहे हो? अरे भाई 20 रुपए का एक समोसा है। साथ में हरी चटनी और 2 कचौड़ी भी पैक कर देना। फिर वो समोसा और कचौड़ी लेकर रवि के पास चला जाता है। चलो, रवि भाई ले आया, मैं समोसा और कचौड़ी। तुम तो सिर्फ समोसे की बात कर रहे थे, लेकिन तुम तो 2 कचौड़ी भी ले आए। अरे भाई, बेटे के लिए तो समोसा ले लिया, और मेरी पत्नी तो भी है, उसके लिए भी तो कुछ ले जाऊंगा, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। नहीं तो वो घर जाते ही मेरे ऊपर बरस पड़ेगी, क्योंकि मैंने उस बोला था कि शाम तक आ जाऊंगा, लेकिन जाते जाते मुझे रात हो जाएगी। तुम अपनी पत्नी और बेटे से बहुत प्यार करते हो, चलो चलते हैं, रात होने ही वाली है। फिर दोनों गांव आ जाते हैं। रवि अपने घर चला जाता है और माधव भी अपने घर चला जाता है। क्या जी, आप तो बोल रहे थे कि शाम तक आ जाएंगे, लेकिन अब तो अंधेरा हो गया है। अरे भाग्यवान, मैं भी रात होने से पहले ही घर वापस आना चाहता था, लेकिन वहां जाने में समय लग गया, और उधर से आते वक्त थोड़ा थक गया था, तो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा था। लो, मैं तुम्हारे लिए कचौड़ी लेकर आया हूँ, और मोंटू के लिए समोसा भी लेकर आया हूँ। क्या आप मेरे लिए कचौड़ी लेकर आए हो? इसकी क्या जरूरत थी? आप सिर्फ मोंटू के लिए समोसा ही ले आते। अरे भाग्यवान, तुम मेरी पत्नी हो, और मैं तुम्हारी खुशी का ध्यान नहीं रखूंगा तो किसकी खुशी का ध्यान रखूंगा? फिर वो तीनों समोसा कचौड़ी खाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन जमींदार वादे के अनुसार माधव को 20 बीघा जमीन दे देता है, जिस पर माधव दिन रात खेती करके बहुत सारा अनाज उगाता है। ये देखकर उसका पड़ोसी गुड्डू और गुड्डी माधव से जलने लगते हैं। आपको पता है कि गांव के सभी लोग बोल रहे थे कि माधव को जमींदार जी ने 20 बीघा जमीन दी है खेती करने के लिए। मैंने भी सुना तो है, लेकिन अब इसमें हम लोग कर भी क्या सकते हैं? मुझसे उनकी खुशी देखी नहीं जा रही। अरे वो तो पहले से ही इतना अच्छा कमाता था, अब उसके पास 20 बीघा जमीन और आ गई।
अब तो वो सेठ बन जाएगा और हम गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। हमें जरूर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो भी हमारी तरह गरीब ही रह जाए। तो तुम ही अपना दिमाग चलाओ। मेरे दिमाग में तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा। अभी आप 6 महीने रुक जाइए, पहले उसकी फसल तैयार होने दीजिए। और उधर माधव अपनी पत्नी और बेटे के साथ जमींदार के खेतों में जी जान लगाकर काम कर रहा था। फिर देखते ही देखते 6 महीने बीत गए और उनकी पूरी फसल तैयार हो गई। अब आप एक काम करिए, सभी के सोने के बाद रात में जमींदार के खेत में जाकर आग लगा देना, नहीं तो कल फसल कट जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। अब वो हमारे होते हुए कभी राजा नहीं बन सकता। रात होते ही गुड्डू चुपचाप जमींदार के खेतों की तरफ चला जाता है और जमींदार के खेतों में आग लगा देता है और चुपचाप वहां से भागकर अपने घर आ जाता है। फिर अगले दिन सुबह होने पर दोनों पति पत्नी फसल की कटाई के लिए अपने खेतों की ओर जाते हैं, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वो दोनों अंदर तक हिल जाते हैं। अरे राधा, ये क्या हो गया? ये फसल कैसे जल गई? ये कैसे हो गया जी? ये आग कैसे लग गई? हम तो बर्बाद हो गए। अब क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? और अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? हे राम, किसकी बुरी नजर लग गई? इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। पता नहीं अब ये आग कैसे लग गई। हमारी सारी फसल जल गई। 2 दिन बाद जमींदार जी अपना अनाज लेने आएंगे, तो मैं उन्हें क्या कहूँगा? इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमने थोड़ी कुछ किया है और हमारी कोई भी गलती नहीं है। आने दो, उनको हम साफ साफ बोल देंगे। फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और जमींदार अपनी फसल लेने के लिए माधव के घर आ जाता है। अरे माधव, जल्दी बाहर आओ। फिर वो दोनों घर के बाहर आते हैं। लाओ माधव, मेरी फसल का आधा हिस्सा मुझे दे दो। लेकिन डर के कारण वो कुछ बोल नहीं पाता। क्या हुआ माधव, तुम ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? सेठ जी, आपके खेत की सारी फसल जल गई। जब मैं शाम को घर आया था तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब हम दोनों सुबह फसल काटने के लिए गए तो सारी फसल जली हुई थी। माधव, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं वो अनाज बेचकर अपने बेटे की कॉलेज की फीस भरूंगा, क्योंकि मैं अपने बड़े बेटे को शहर में अच्छे से कॉलेज में डाला है। तो उसके कॉलेज की फीस 50,000 रुपए थी और मैं इस फसल को बेचकर उसके कॉलेज की फीस भरना चाहता था। सेठ जी, ये सब मैंने जानबूझकर थोड़ी किया है। मुझे भी अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना था। मैंने और मेरी पत्नी ने आपके खेतों में जी जान लगाकर काम किया था। माधव, मुझे इससे कुछ मतलब नहीं है। मुझे अपनी फसल का आधा हिस्सा चाहिए, और अगर तुम्हारे पास मेरी फसल का हिस्सा नहीं है तो मैं तुम्हारी 5 बीघा जमीन ले रहा हूँ और साथ में तुम्हारा घर भी ले रहा हूँ। सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा? मेरे परिवार पर थोड़ी दया करिए। मुझे तुम्हारे परिवार से कुछ लेना देना नहीं है। जब तुम मेरे 50,000 रुपए दे दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन और तुम्हारा घर दे दूंगा। अब तुम जल्दी से अपने परिवार को लेकर यहाँ से जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हें धक्का देकर भगाना पड़ेगा। वो तीनों वहां से चले जाते हैं। पिताजी, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, कहीं से खाना लेकर आओ। हाँ जी, दोपहर हो गई और अब तक मोंटू ने कुछ भी नहीं खाया है। आप कुछ खाने का इंतजाम करिए ना। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि 6 महीने की मेहनत में आग लग गई और सेठ जी ने भी अपने साथ अच्छा नहीं किया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपने साथ इतना भी बुरा होगा, अपना इतना बुरा वक्त भी आएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अब उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था और न ही खाने के लिए रोटी। ये वक्त उनके लिए बहुत ही संघर्ष भरा था। सुनिए जी, मैं गुड्डी के यहाँ जाती हूँ और उससे कुछ खाने के लिए रोटी मांग कर लाती हूँ। आप दोनों यही रुकिए। इतना कहकर वो गुड्डी के यहाँ चली जाती है। गुड्डी बहन कुछ रोती है। क्या मेरे बच्चे ने सुबह से कुछ नहीं खाया है?
अगर कुछ रोटी है तो दे दो, ताकि मैं मेरे बच्चे की भूख मिटा सकूं। रोटी तो नहीं है, और जो रोटी थी वो अभी मेरे बच्चों ने खा ली है। मुझे माफ कर दो बहन। ये सुनकर वो दुखी होकर वापस चली जाती है। क्या हुआ भाग्यवान, रोटी नहीं मिली क्या? नहीं जी, गुड्डी बोल रही थी कि जो रोटियां थी वो उसके बच्चों ने खा ली है, अब उसके पास कुछ भी नहीं है। भाग्यवान, अभी हमारे दिन खराब हैं, तो कोई हमारी सहायता नहीं करेगा। सुनो, हम बच्चे को लेकर दूसरे गांव सीतापुर चलते हैं, क्योंकि यहाँ अब अपने कोई सहायता नहीं करेगा और ना ही मुझे कोई काम देगा, और ना अब अपने पास अपनी जमीन बची है जिस पर हम लोग खेती कर सके। अब हमारा बुरा वक्त आ चुका है, लेकिन हम सीतापुर गांव में कहाँ जाएंगे और हमारी कौन सहायता करेगा? अरे वो जो मैं पिछली बार सीतापुर गांव गया था ना, सेठ जी के काम से, वही मुकेश भाई, उनके पास जरूर कोई काम मिलेगा। चलो हम अभी निकल चलते हैं, ताकि शाम होने तक हम उनके घर पहुंच जाएंगे। माधव अपने परिवार को लेकर सीतापुर गांव तो जा रहा था, लेकिन माधव को अपने गांव से बहुत प्यार था। वो अपने खेत और घर को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता था। फिर भी अपने परिवार की देखभाल करने के लिए उसने दूसरे गांव जाने का निर्णय लिया और सीतापुर गांव की ओर निकल गया। शाम होने तक माधव अपने परिवार के साथ मुकेश के घर पहुंच गया। मुकेश भाई, मेरे लिए कोई काम है क्या? क्योंकि अब मैं बर्बाद हो गया हूँ। इस तरह माधव सारी बात मुकेश को बता देता है। हाँ, मुझे भी किराने की दुकान में एक आदमी की जरूरत है। तुम चाहो तो मेरे साथ मेरी दुकान में काम कर सकते हो, और रही बात तुम्हारे रहने की, तो तुम मेरी इस घर में रह सकते हो, क्योंकि मैंने अपने लिए एक नया घर बनवा लिया है। तो आज से इस घर में कोई नहीं रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई। और हाँ, मैं आप सभी के राशन का अभी इंतजाम कर देता हूँ। फिर मुकेश दुकान से कुछ खाने का सामान लेकर माधव को दे देता है। फिर ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। भाग्यवान, हमने इस गांव में आकर बहुत पैसे बना लिए हैं, लेकिन अब मैं अपने गांव वापस जाना चाहता हूं और वही एक जगह रहकर अपने बेटे को भी पढ़ाना चाहता हूं। हाँ जी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें अपने बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर ये ठोकरे खाएगा। और मुझे भी अपने गांव की याद आ रही है। मैं अभी मुकेश भाई के पास जाकर बात करके आता हूँ। इतना कहकर माधव मुकेश के पास जाता है। मुकेश भाई, जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने पैसे तो बहुत अच्छे कमा लिए हैं, लेकिन मुझे वक्त का तो पता ही नहीं चला। मेरा बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, पढ़ाई करने भी जरूरी है, और मैं भी अपने गांव जाना चाहता हूँ। वही किराने की दुकान खोलूंगा और अपनी जमीन और अपने घर को जमींदार जी से वापस पैसे देकर ले लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे बुरे वक्त में साथ दिया और मुझे इतना काम सिखाए। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। ठीक है माधव भाई, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी करवानी जरूरी होती है। तुम्हारा जब मन हो तुम जा सकते हो। ठीक है मुकेश भाई, मैं आज ही अपने परिवार को लेकर अपने गांव निकल जाता हूँ। फिर माधव अपने परिवार के साथ अपने गांव लौट आया और रहने के लिए एक नया घर बनवाया और गांव में ही छोटी सी किराने की दुकान खोल ली। उसके अनुभव और लगन की वजह से उसकी किराने की दुकान तेजी से चलने लगी। उधर उसके पड़ोसी गुड्डू की पत्नी गुड्डी अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे माधव से जाकर माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे कर्मों की वजह से मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर गुड्डू माधव के पास जाता है। मुझे माफ कर दो माधव, मेरे कर्मों की वजह से भगवान ने मुझसे मेरी पत्नी दूर कर दी है। 3 साल पहले मैंने ही तुम्हारी फसल में आग लगाई थी, उसकी सजा मैं अब तक भुगत रहा हूँ। तुम मुझे जो भी सजा दोगे मुझे स्वीकार है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा भगवान ने पहले ही दे दी है, मैं तुम्हें क्या सजा दूं? इसलिए कभी तुम किसी खुशहाल परिवार को बर्बाद मत करना, क्योंकि सबकी हाय लगती है। अब जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा करेंगे भगवान भी हमें वैसा ही फल देंगे। राम राम।